हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी हमें भेजी है निशी कुमारी जी ने। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम निशी कुमारी है। मेरे गांव का नाम भगवतपुर है। मेरी शादी पिछले वर्ष ही छोटू नाम के एक शख्स के साथ हुई है। मेरे हस्बैंड का हाल में ही ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर नामक जगह पर हुआ था। अभी वो उस जगह नए ही थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ दिनों के लिए अपने नानी के यहाँ कानपुर छोड़ दिया, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद ही वो अच्छे कमरे में शिफ्ट करने वाले थे। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बात कुछ दिनों की ही थी और समय गुजरते पता नहीं लगता। जहाँ मैंने 1 साल उनकी जुदाई में गुजार दी थी, वहाँ यह चंद दिन मायने नहीं रखते। शादी के बाद मैं कानपुर पहली बार ही आई थी। यहाँ नाना जी अपनी धर्मपत्नी के साथ ही रहते थे। उनका एक पुत्र है, लेकिन वो पिछले 15 साल से अपने परिवार के साथ दुबई में ही रह रहा था। नीचे 3 कमरे थे जो उन्होंने किराए पर एक परिवार को दिया हुआ था। ऊपर भी 3 कमरे थे। एक कमरे में नाना जी सोते थे, दूसरे कमरे में मैं नानी के साथ सोती थी और तीसरे कमरे को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होता था, इसलिए अक्सर उसको बंद रखना पड़ता था। दिसंबर का महीना था। कानपुर की कपकपाती ठंड में हाथ पैर कांप जाते थे। ऐसी ठंड से तो कभी भगवतपुर में भी सामना नहीं हुआ था। खैर, कुछ दिनों की ही बात थी, इसलिए समय अच्छे से गुजर रहा था। नाना जी 90 वर्ष के हो चले थे, लेकिन सुबह सुबह योगा और मॉर्निंग वॉक के कारण खुद को दुरुस्त करके रखा हुआ था। लेकिन इसके ठीक विपरीत नानी की उम्र भी लगभग 85 वर्ष की हो चली थी, लेकिन 2 बार सीढ़ी से फिसल कर गिर जाने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में डिस्क स्लिप हो गई थी, जिस वजह से वो दूसरे कमरे में जाने के लिए दीवार का सहारा लेती थी। मुझे उनके बुढ़ापे को देखकर तरस भी आता था, लेकिन इसका स्थायी समाधान भी तो नहीं था। 8 दिसंबर 2018 की बात है। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज जन्मदिन था। वो बिना बताए आज अचानक कानपुर आकर मुझे सरप्राइज कर दिए। मैं बहुत खुश थी। रात की लंबी जुदाई को करीब करने में हमने गुजार दी। सुबह जब मेरे हस्बैंड वापस जाने लगे तो मैं उनसे बोली, आप कैसे मेरे बिना इतने दिन से रह रहे हैं? मुझे तो आपसे एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। भला नई नई शादी के बाद कोई इतनी दूर रहता है क्या, वो भी ऐसी कड़कड़ाती ठंड में? अपने भावनाओं को काबू में रखो निशी। मैं तुम्हें 10 दिन बाद, जो इतवार का दिन है, तब ले जाऊंगा। तब तक अपने प्यार को बचा कर रखो, फिर जितना मर्जी नौछावर कर लेना। यह मेरे पति की आखिरी शब्द थे। उन्हें गए हुए 2 दिन हो गए थे। रात को एक दिन अचानक हंगामा होने लगा। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कुछ लोगों ने घर के सामने भीड़ लगा रखी हुई थी और कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। हाँ, वो बवंडर वाला भूत ही था। मैंने साफ साफ देखा है उसको। अरे बेटी, तुम अंदर आओ। यहाँ दरवाजे पर खड़ी होकर इतनी रात क्या कर रही हो? यह स्वर पढ़ते ही मैं अंदर चली गई और नाना जी बाहर जाते हुए दरवाज़ा सटा कर गए। थोड़ी देर में जब वो आए तो मैंने उनसे जानना चाहा, नाना जी क्या हुआ, कैसा हंगामा था ये? अरे कुछ नहीं, हमारे घर के पीछे जो पुरानी रेलवे लाइन है ना, उस पर ऐसे ही कोई रात में चलते चलते फिसल गया और सिर पे चोट आई है, नाना जी ने नानी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन उनमें से एक कह रहा था कि कोई बवंडर वाला भूत था और उसने देखा है। मैंने तपाक से उनको प्रति उत्तर दे दिया। झूठी हंसी बनाते हुए वो बोले, अरे कैसी बात कर रही हो बेटी, भूत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। लोगों को तो बस बहाना चाहिए अफवाह फैलाने की। अरे निशी बेटा, चलो बहुत देर हो गई है, अंदर रूम में सोने चलें। नानी ने फटाक से यह कह दिया, जिसके कारण मुझे उनके साथ सोने जाना पड़ा। काफ़ी देर रात तक मैं सोचती रह गई कि क्या जो मैंने सुना था सच में वह वहम था या नाना जी मुझसे कुछ छिपाने की सोच रहे थे।
लगभग 11:30 बजे मेरे हस्बैंड की कॉल आती है। मैं मोबाइल लेकर घर के पीछे की तरफ वाली छत पर आ जाती हूँ। वहाँ सामने पुरानी रेलवे लाइन थी, जो कि पिछले 5 साल पहले बंद कर दी गई थी। अब उस पर किसी तरह का भी आना जाना नहीं होता है। मैं उन्हीं पटरियों को देखते हुए अपने हस्बैंड से बात करने में खोई हुई थी कि तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने बड़ी हिम्मत करके पीछे पलटी तो देखा कि नानी खड़ी थी। मुझे इस तरह बात करते हुए बोली, निशी बेटा, घर के अंदर बात करो, इतनी रात इधर मत आया करो, यह जगह सुरक्षित नहीं है। आप सो रही थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना करूं, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई। पर आपने यह क्या कहा, सुरक्षित क्यों नहीं है? मैंने नानी से जानना चाहा कि नानी ने ऐसा क्यों कहा कि तभी अचानक नाना जी भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, पास में इस रेलवे लाइन के बंद हो जाने की वजह से यह रात को अक्सर सुनसान लगता है, इसलिए चोरों का खतरा बढ़ जाता है। यह कहते हुए वो नानी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम तीनों अंदर आ गए और मैं नानी के साथ सो गई। आज बुधवार का दिन था। सुबह ही नाना जी मटन लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ का मटन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मैंने जी भरकर खाया। नतीजन मेरा पेट खराब हो गया और सुबह से शाम तक मैं लगभग 8 बार शौचालय चली गई। मैं शर्म की वजह से नानी को अपनी परेशानी से वाकिफ नहीं करवा सकी। रात लगभग 12 बजे मुझे फिर से शौचालय लगा तो मैं बिना नानी को बताए फ्रेश होने के लिए चली गई। अभी मुझे अंदर बैठे हुए कुछ क्षण ही हुए थे कि मैंने अपनी आवाज़ सुनी। कोई निशी निशी कहकर मुझे पुकार रहा था। अचानक तभी किसी के गिरने की आवाज़ आई और रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई ऊंचाई से गिरा हो और तेज दर्द से बिलख रहा हो। मैंने जल्दी जल्दी अपने ज़रूरी काम को समाप्त किया और हाथ धोने के बाद बाहर आई। बाहर आते ही यह देख मेरा होश उड़ गया कि नानी घर के पीछे वाली छत पर जमीन पर लेटी लेटी आंसू बहा रही थी। नाना जी मेरी तरफ ही देख रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि नानी इतनी तेज कैसे गिर सकती हैं। मैंने और नाना जी ने मिलकर अंदर बिस्तर पर नानी को लिटाया। नाना जी, क्या हुआ नानी को? और यह इतनी भयंकर किस चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी? मैंने उनसे उत्सुकता से पूछते हुए कहा, बेटा, अब तुमसे क्या छिपाना? तुम जब अभी शौच के लिए गई थी तब तुम्हारी नानी तुमको ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वो सहम गई कि कहीं तुम इतनी रात को मोबाइल में बात करने के चक्कर में कहीं घर के पीछे की तरफ वाली छत पर तो नहीं चली गई हो ना। आखिर मैं उधर चली भी जाती तो इसमें मुझे नहीं लगता कि घबराने वाली बात थी। पहले पूरी बात तो सुन लो बेटा, उसके बाद जो कहना है कहना। ओह सॉरी नाना जी। जी बोलिए आप। वहाँ छत से पुरानी रेलवे लाइन पास में ही दिखती है, लगभग 3 फुट की ही दूरी पर है बस। तुम्हारी नानी जब तुम्हें वहाँ उस छत पर ढूंढ रही थी कि तभी वो बवंडर वाला भूत उनको उठाकर पटक दिया। कैसी बात कर रहे हैं नाना जी? आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, यह उस भूत का ही काम था। तुम्हारी नानी ने भी उसे महसूस किया था। चलिए एक पल के लिए आपकी बात मान भी लूं तो, लेकिन भला वो ऐसा क्यों करेगा? इससे उसको क्या मिलता है? बेटा, उस भूत का सिर नहीं है, इसलिए उसको पहचानने में आसानी होती है। हा हा हा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब तो बस फिल्मों में ही होता है नाना जी। बात 5 साल पुरानी है। भोला नाम का एक नौकर हमारे यहाँ दिन में काम किया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका झगड़ा उसकी पत्नी से हो गया। वो गुस्से से तिलमिलाया इस पटरी पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में वहाँ से रेल गुजरी और उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया, तो वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। गुस्से में लिए गए एक पल के फैसले ने उसकी हमेशा के लिए जीवन लीला ख़त्म कर दी। कुछ दिनों के बाद जब यह पुरानी और यूज़लेस होने की वजह से रेलवे विभाग द्वारा यह लाइन बंद कर दी गई। अब इसकी पटरियों को लोग सुबह शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे। कुछ दिनों के बाद इस जगह पर अजीब सी वाक़याएं होने लगी। जो भी इंसान शौच के लिए इस तरफ आता था, अचानक उसे बिना सिर वाला इंसान दिखता और पलक झपकते हवा का बवंडर उस इंसान के आजू बाजू मंडराने लगता
और देखते ही देखते वह बवंडर उस इंसान को उठा लेता और गोल गोल घुमाता हुआ 10 फीट की ऊंचाई तक ले जाता। थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद जमीन पर धड़ाम से पटक देता। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ। इस डर से इस पटरी की तरफ जाना लोगों ने बंद कर दिया। हमारा घर बिल्कुल इसके पास में पड़ता है। तुम्हारी नानी ने काफ़ी बार घर के पीछे वाली छत से उस बिना सिर वाले बवंडर भूत को देखा है। तुम्हारी नानी तुम्हें ढूंढते ढूंढते इतनी रात को छत पर चली गई और उस बवंडर वाले भूत ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुम्हारी नानी को भी उसी बवंडर के आगोश में लेते हुए पटक दिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पड़ी हुई है। ओहो नाना जी, यह तो बहुत खतरनाक जगह है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग नहीं चाहते थे कि ये सब तुम्हें पता लगे और किसी तरह का डर तुम पर हावी हो। अच्छा, बहुत रात हो गई है, तुम अब नानी के साथ आराम करो, सुबह मिलते हैं। यह कहकर नाना जी वहाँ से चले गए, लेकिन डर अब मेरे जहन में घर कर चुका था। नानी चुपचाप मेरी तरफ देखी जा रही थी। नानी 2 दिन में पहले के मुकाबले भांति सामान्य हो गई थी। कुछ दिनों खौफ का असर रहा, फिर मैं अपने हस्बैंड के आने की खुशी में सब कुछ भूल गई। मेरे हस्बैंड आज रात 12:30 बजे की ट्रेन से निकलने वाले थे और सुबह 6 बजे तक कानपुर पहुंचने वाले थे। मैं आज बहुत खुश थी। उनकी मनपसंद लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना बना के सबको खिलाया और बिस्तर पर लेट गई। मोबाइल देखा तो बैटरी लो थी, उसे चार्जिंग में लगा दिया ताकि मैं उनसे पूरी रात बात कर सकूं। ठीक 12 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि नानी खराटे मार के सो रही थी। मैंने उनको डिस्टर्ब ना करना सही समझा और मोबाइल लेकर छत पर आ गई। मैंने वहाँ से अपने हस्बैंड को कॉल किया। हेलो डियर, हाउ आर यू? हाय स्वीटहार्ट, आई एम गोइंग टू रेलवे स्टेशन। अब बस जल्दी आ जाओ, इस ठंड में खुद को ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख सकती। बस एक रात की ही तो बात है जानू, बस यूं ही निकल जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक एक लम्हा एक एक साल बराबर हो रहा है। अच्छा जी, तुम कहो तो उड़ के चला आऊं? मेरा बस चलता तो मैं ही उड़ के चली आती। अच्छा रहने दो, एक तो इतने दिन मुझे वीराने में छोड़ दिया और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अच्छा, मेरी जानू को गुस्सा भी आता है क्या? मैं इस गुस्से का इलाज अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। अभी यह बातें चल ही रही थी कि अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ओह, इस मोबाइल को क्या हो गया? अभी तो बैटरी फुल थी, शायद मोबाइल हैंग हो गया होगा। यह कहने के बाद मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा हर प्रयास विफल होता चला गया। मैंने यह निश्चय कर लिया कि मुझे अब घर के अंदर चलना चाहिए। मैं यह सोचकर जैसे ही अंदर जाने को हुई कि मेरी नज़र सामने रेलवे फाटक पर पड़ी। कोई रेलवे पटरी पर बैलेंस बनाते हुए चले जा रहा था। मैं खुद में ही बड़बड़ाने लगी, आखिर इतनी ठंड में कौन है जो इस तरह लड़खड़ाते लड़खड़ाते चल रहा है? अरे इस इंसान का तो सिर ही नहीं है। उफ, ये कहीं वो बवंडर वाला भूत तो नहीं? मैं अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक वो बवंडर वाला भूत पलक झपकते ही मेरे सामने छत पर आ खड़ा हुआ। मैं चाहकर भी वहाँ से खुद को हिला नहीं पा रही थी, मानो जैसे उसके वश में हो गई हूँ। मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मन कर रहा था कि जोर से चीख मार के सबको मदद के लिए पुकारूं, लेकिन मेरे हलक से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस करने लगी। अचानक ना जाने कहाँ से हवा का तेज बवंडर उठा और मेरे इर्द गिर्द गोल गोल साए साए घूमने लगा। उस बवंडर ने अगले ही पल मुझे अपने अंदर खींच लिया। इससे पहले कि मैं बचने का प्रयास करती, मेरे हाथ से मोबाइल भी छूट गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ घुटी ही रह गई। उस बवंडर में घूमते घूमते लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र धरती पर पड़ी मुझे चक्कर आने लगा। मुझे जब होश आया तो सब मुझे घेरे बैठे थे। मेरा सिर हस्बैंड के गोद में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ। ओह, तो क्या मैं रात में बेहोश थी? आप कब आए? मैं हड़बड़ा कर बोल पड़ी। वो सब छोड़ो, तुम अब सुरक्षित हो, यह बहुत बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड ने सहज भाव से कहा। देखो निशी,
मैंने यहाँ नाना और आसपास के लोगों से बात की है और मुझे बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ऐसा माना जाता है कि इस पुराने रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति ट्रेन के चपेट में आ गया था और उस दुर्घटना में उसका सिर धड़ से अलग हो गया था और घटना स्थल पर ही मारा गया था। कहते हैं जो भी व्यक्ति रात्रि के 12 बजे के बाद जो भी पुराने रेलवे लाइन के समीप होता है उसको इस तरह हवा का बवंडर बना अपने चंगुल में ले जाकर लोगों को चोट पहुंचाता है। मेरे हस्बैंड ने अहम जानकारी देते हुए बताया, हाँ निशी, तुम पूरी रात बेहोश रही। वो तो शुक्र है कि आधी रात तुम्हारी नानी की नज़र तुम पर पड़ गई, वरना ऐसी ठंड में तुम पूरी रात छत पर ही रहती। नाना जी ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं उसी रात अपने हस्बैंड के साथ अम्बेडकर नगर आ गई और उस दिन के बाद मैं कभी कानपुर नहीं गई, लेकिन वो धुंधली यादें अभी भी जहन में ताज़ा हैं और जब जब मेरे कमर में दर्द उठता है तो मुझे याद आ जाता है कि कैसे मैंने उस बवंडर वाले भूत को अपनी आंखों के सामने देखा था जो बिना सर के था और उसने मुझे बवंडर में उठाते हुए मुझे अपना शिकार बनाया था। उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मेरे कमर का दर्द आज तक कायम है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे ही कुछ डरावनी कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आऊँगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा मेरी वीडियो का। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।